जी। बहुत अच्छे बिंदु रखे आपने। इस बीच हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं। आज बहुत कम समय के लिए अनिल जी आए हैं, तो अनिल जी स्वागत है आपका। आपने राजेश जी की बात सुनी और फिर मैं आपके बाद अचल जी के पास आऊँगा, फिर अरुण जी के पास आऊँगा। कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिसमें कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। ट्विटर के ऊपर कई अकाउंट्स को बैन करने का एक राजकीय ऑर्डर इश्यू किया भारत सरकार ने और ये ऑर्डर सिर्फ ट्विटर के लिए नहीं था, ये ऑर्डर यूट्यूब के लिए भी है, इंस्टाग्राम के लिए भी, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए है। इट्स अ ब्लैंकेट बैन किसान आंदोलन के जो साथ जुड़े लोग हैं। इसके अलावा एक खबर ये थी कल रात को कि किसानों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा हरियाणा में। आज सुबह एक खबर थी वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया जाएगा, हम वापस ले रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि ये उनको बूमरैंग करेगा और ये शायद आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर उनको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अ, वेनेसा डोनेक जो कि फ्रांस की पत्रकार थी, भारत में 25 साल से रह रही थी, उसको देश निकाला दे दिया। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की मशाल उठाने वाला फ्रांस, जो दुनिया में सबसे प्रखर माना जाता है आज़ादी के लिए, मैक्रोन भारत में आके बाइडेन अपना मोदी के सामने झुके, क्योंकि ये चर्चा हुई वहाँ पर मैक्रोन ने कहा कि आप वेनेसा डोनेक को क्यों निकाल रहे हो? उसके पति भारतीय हैं, उसके बच्चे भारतीय हैं, इंडियन सिटिज़न्स हैं वो, उनके इंडियन पासपोर्ट्स हैं, आप क्यों निकालना चाहते हैं उनको? इनके पास ओसीआई था, ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया, फ्रेंच पासपोर्ट था। मोदी नहीं माने मैक्रो की बात, कमाल की बात है कि और मैक्रो झुकते हैं क्योंकि उनको बिज़नेस करना है। बाइडेन मोदी के सामने झुकते हैं आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते और चले जाते हैं और फिर कहीं और जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया सबको झुका रहा है इस टाइम और ये जो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आइसिंग ऑन द केक राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आता है आज सर। मैं सुन के हैरान हुआ, शॉक में आया, पेपर में अब आगे कल रात को आ गया था। राजनाथ सिंह ने कहा है उड़ीसा के अंदर कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी चौथी टर्म में भी आएँगे 2029 में। ये मैं भी थोड़ा शॉक में आया कि ये तो 2029 की भी सोचना शुरू हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2029 में भी मोदी जी चौथी टर्म के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है राजनाथ ने शायद सारे बिंदु क्रॉस कर दिए, सभी लोगों को क्रॉस कर दिया सर, कोई बचा नहीं इस टाइम। अनिल सिन्हा जी, सत्य जिंदा तो है लेकिन अधमरा है। सत्य जिंदा है लेकिन अधमरा है। आपकी टिप्पणी सर। नहीं नहीं, राजेश जी देखिए आप राजनाथ सिंह की जो ये जो का की टिप्पणी को उसको लिटरली मत लीजिए। इसका मतलब है कि राजनाथ सिंह अब मतलब विरोध में आएंगे या मतलब उनको छुट्टी होने ही वाली है, तो ये तो उनको पता चल ही गया है। हो थोड़ा ये सकता है वो आवाज आ व्यंग रही है, में कह रहे हैं। हाँ थोड़ा आवाज आ रही है, थोड़ा उसको बंद करेंगे। राजेश जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो ये जो चल रहा है ना, वो और भी बीजेपी में है, क्योंकि मैं देख रहा था अभी जो ये नितिन गडकरी हैं, उनका 2-3 दिन पहले एक वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हिटलर भी का भी हाल आपने देखा है और आपने देखा है अहंकार से काम नहीं चलता, राजनीति में रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मतलब विनम्र, मतलब आपको विनम्र होना चाहिए टाइप का, मतलब वो बता रहे थे। तो ये जो है इसको मैं मानता हूं कि बीजेपी में खलबला, मतलब अंदर में जो पहले से भी मैं कहता रहा हूं कि बीजेपी सबसे अभी अनस्टेबल पार्टी है अंदर से। उसमें बिखराव, चूंकि उस आरएसएस है बाहर में डंडा लेकर के, इसीलिए वो बाहर लोग वो के लोग निकल नहीं रहे हैं। वैसे वहाँ बहुत ज्यादा खलबलाहट है। और दूसरी बात ये जो देखिए सतपाल मलिक का मामला है, वो थोड़ा सा मुझको लग रहा है क्या कि उसके मैसेज क्या है, इसको पढ़ने में मुझको भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अभी जो ट्रिगर था, एक तो 4 महीना पहले वो राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई थी, काफी वायरल हुआ था उनका जो उनकी बातचीत, उसका लगातार वो कह ही रहे हैं। लेकिन अभी इसका लेटेस्ट ट्रिगर हमको लग रहा है कि इसका मतलब मैंने कल ही मेरा अंदाजा था कि किसानों पर के मामले में ज्यादा सख्त रवैया अपनाना चाहती है सरकार। और जो भी किसानों के मतलब समर्थक या उनके नेता हैं, उसमें से एक सतपाल मलिक ही ऐसे हैं जो साफ साफ बोल पा रहे हैं। जयंत चौधरी झुक ही गए,
राकेश टिकैत भी इधर-उधर की बात करते हैं, उनका भी मैं रवैया देखता हूँ कि वो कोई स्टैंड जो होना चाहिए सरकार के खिलाफ कॉन्क्रीट, मतलब ऐसे वो बोलते हैं काफ़ी, लेकिन बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने वाली जो स्थिति है, वो नहीं है सतपाल मलिक को। तो हमको लग रहा है क्या कि सतपाल मलिक से उनको अंदेशा ये था कि ये कहीं किसानों के मामले में मतलब अभी चूंकि लीडर एक तरह से मैं मानता हूं कि एक नेशनल लीडरशिप जो है, जो जो उभरी थी ये में पिछले पिछले मतलब आंदोलन के दरमियान, वो लीडरशिप उनकी अभी नहीं है। क्योंकि सारे लोग जो है, जो बड़े दर्शन क्या दर्शन सिंह थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो सारे जितने नेता थे, हन्नान मोला थे, और भी कई नेता थे, ये लोग जो मार्जिन के लीडर्स थे, उन्होंने ले लिया है सेंटर स्टेज, और वो आगे बढ़ करके उन्होंने आंदोलन किया है। तो उनके लिए भी मुश्किल था कि संयुक्त किसान मोर्चा के लिए कि इनको ये करें, मतलब अलग मतलब इनको आइसोलेट करें, उन्होंने छोड़ दिया इनको कि करो आगे। तो अभी एक लीडर जो एक लीडरशिप जो कॉन्क्रीट पॉलिटिकल लीडरशिप का जो अभाव था, सतपाल मलिक कहीं उस भूमिका में ना उतर जाए, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंटली किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे और बहुत ही वोकल थे। और दूसरा है क्या कि जाटों में अभी कोई विपक्ष में लीडरशिप नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी के जाने के बाद कोई सेंटर बड़ी लीडर बड़ा नेता उनके पास नहीं था। तो उनको लगा कि कहीं सतपाल मलिक को तो कुछ अब पोस्ट चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए कुछ लेना है नहीं उनको। तो अगर वो उतरेंगे मैदान में, किसानों के मैदान में और विपक्ष के मैदान में, तो ये कठिन जाएगा। तो उस पर उन्होंने अटैक किया, लेकिन उसमें इतना झोल है कि इनके लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जिस तरह से छापे उनके यहाँ पड़े हैं, वो तो विस्ल ब्लोअर है। उन्होंने ही बात उठाई कि भ्रष्टाचार हुआ। इसके पहले तो न सीबीआई को पता था, न किसी को पता था। अगर पता भी होगा तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं था। प्रधानमंत्री को पता था, इन्होंने बताया था, ये कई बार कह चुके हैं। तो ये जो आप जो, और देखिए कि इसकी तुलना करनी चाहिए बाकी केस से। मनीष सिसोदिया जो जिसने कि बताया भी नहीं, जो मामले हैं उसको जाकर के आपके कोई चोर बता रहा है आपको, और वो चोर बताया कि ये हमारे साथ थे, तो उसको पकड़ लिया आपने। यहाँ तो चोर भी नहीं, मतलब एक जो ऑफिसर है, जो सतपाल मलिक जी को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा क्या कि मेरे बाद वो जो किरू पावर प्रोजेक्ट में जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो उसके काम है, वो पटेल इंजीनियरिंग, वो भी गुजरात की कंपनी है। उसको जो अलॉटमेंट हुआ है वो मेरे बाद हुआ, और उसने बोल दिया है कि ऐसा उनका आदेश था गवर्नर साहब का कि इनको कॉन्ट्रैक्ट ये दिया जाए। तो ऐसा करके उसको एक केस बनाने की कोशिश की है, और उनका दावा है ही कि उनके पास कुछ है नहीं संपत्ति, और उनके यहाँ क्या लेंगे। अभी कुछ संपत्ति मिलने की बात तो आई नहीं है, लेकिन ये पहली बार सुना है कि जो गवाह है उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। और वो बोलती भी है, सीबीआई ने भी कहा है कि विटनेस है, इसीलिए उनसे पूछताछ हुई है। तो मतलब पहले कह चुकी है। और अभी एफआईआर जो है उसमें भी मतलब उनका वो एक्यूज नहीं है, लेकिन उसकी जो उनके तो कानून वगैरह का कोई मतलब नहीं है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहिए, पूरा सिनेरियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑरवेलियन जो स्टेट है उसमें हम आ गए हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने जिस स्टेट के कहा था, और उसका नया फॉर्म है। उसमें तो एक सर्विलेंस स्टेट ऑलरेडी थी, एक ऑथोरिटेरियन रेजिम था। वो यहाँ तो डेमोक्रेसी है और उसके इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जैसे कि सिर काट दिया गया हो और
जब आदमी खत्म होने के पहले उसके हाथ-पाँव फड़फड़ाते हैं, तो उसी तरह से वो फड़फड़ा रहा है डेमोक्रेसी। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है इन्होंने। ये दिखाई दे रहा है। अब बाकी है क्या कि वो भी अब जो हाथ-पाँव उसके फड़फड़ा रहे हैं, उसका क्या करते हैं मालूम नहीं। क्योंकि एक अभी देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ के केस का मामला उनके खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट में। तो स्टेटमेंट अभी आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी कोविड में हमारा हाल-चाल पूछा। किस तरह से वो हमारे चीफ जस्टिस जो है, तो मैं देख रहा था कहीं पे कि किसी जगह उन्होंने इसका रेफरेंस, मतलब कि मतलब अब ये इसका रेफरेंस का क्या मतलब है? मतलब मैं तो समझ नहीं पाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बीमार है, चीफ जस्टिस ना भी हो, अगर वो जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट का बीमार है, तो ये फॉर्मेलिटी अगर किसी ने अगर निभाई भी, तो इसका रेफरेंस का हमको अर्थ नहीं समझ में आया। और इसके पहले भी वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो सोमनाथ का झंडा है उनको इंस्पायर करता है। तो इसको इसको किस अर्थ में लिया जाए? जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कितनी हालत खराब है कि वो एक दिन एक फैसला देते हैं, दूसरे दिन वो मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं हमने नहीं कुछ किया है, ये तो भाई अब हो गया। इस टाइप का एक तरह से माफीनामा टाइप का सिचुएशन लग रहा है हमको। तो ये है आपको। और एक गवर्नर के यहाँ पर ये हो रहा है, रेड हो रहे हैं, और इसके बारे में गवर्नर जो फॉर्मर गवर्नर है, और उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसका क्या तरीका है, मुझको कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब कोर्ट वगैरह को कुछ, कल को अगर चीफ जस्टिस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस के घर पे अगर वो छापे डालेंगे, तो ये लोग क्या कर पाएंगे? क्योंकि उससे तो कम उसकी हैसियत नहीं है गवर्नर की। मतलब थोड़ा सा एक नीचे है कि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको शपथ शपथ दिलाता है। इसके अलावा तो मैं नहीं देखता कि वो कोई प्रोटोकॉल में नीचे बहुत बड़ा पोस्ट है, और उसका अगर फॉर्मर गवर्नर के साथ ऐसी स्थिति है, तो मेरी मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस तरह का चला रहे हैं। तो एक एक ऑर्वेलियन स्टेट में हम लोग और ऑर्वेलियन डेमोक्रेसी कहना चाहिए में हम लोग आ गए हैं, जी, और इसको इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल सिन्हा जी, आप थोड़े वक़्त के लिए जुड़े, मुझे मालूम है समय की बाधिकता है, तो आप कभी बीच में साइन ऑफ कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।